2024 में राजभर को चुनावी मंजिल मिल चुकी है। क्या राजभर एक बार फिर वापसी के मूड में है? ऐसे ही कुछ सवालों पर अब ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर उपचुनाव में बीजेपी राजभर पर दांव चलने वाली है और दरअसल बीजेपी और एसबीएसपी में गठबंधन लगभग तय हो चुका है। गाजीपुर में राजभर के बेटे को बीजेपी मौका दे सकती है। माना यह जा रहा है कि गाजीपुर उपचुनाव में बीजेपी राजभर पर दांव खेल सकती है और यही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और राजभर के बीच गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी होगा। हालांकि पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर फिलहाल सहमति अब तक नहीं बन पाई है, क्योंकि एसबीएसपी अपने चिन्ह पर गाजीपुर में चुनाव लड़ना चाहती है। आखिर कैसे यूपी में गठबंधन की परीक्षा की दोनों तरफ तैयारियां चल रही हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल साधने के लिए बीजेपी अब उन दलों से हाथ मिलाने की तैयारी में है जिसके वोटर उन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं, जहां खास वोट बैंक पर छोटे दलों की पकड़ है। और इसी रणनीति के तहत सुगबुगाहट अब बीजेपी और एसबीएसपी के गठबंधन की शुरू हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव में राजभर के बेटे अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है। राजनीति में सब संभव है, कुछ भी नाजायज नहीं, सब जायज है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन और कोलिशन भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि तमाम दलों को छोटे और खासतौर से पूर्वांचल में तो आप छोटे नहीं कहे जाएंगे, उनको मिलाने की जो एक जुगत कर रही है वो? देखिए, जुगत तो सब कर रहे हैं, सबको जरूरत है राजभर जी की। और राजभर जी एक ऐसे जीव बन गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की सियासत में। कहीं भी बैठक हो रही है, चाहे वो बिहार में बैठक हो चाहे तेलंगाना में बैठक हो, तो वहाँ राजभर जी भी चर्चा में आ जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में राजभर 2 बार दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं और अंदर खाने गठबंधन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में जो सीट माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पास थी, उस सीट पर गैंगस्टर की सांसदी जाने के बाद ओपी राजभर के बेटे को बीजेपी मौका दे सकती है, भले ही चुनाव एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह पर ही क्यों न हो। सियासत में इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जिससे रिश्ते कल तक बहुत ज्यादा तल्ख थे, आज वही रिश्ते बहुत ज्यादा शानदार हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दावा करते हैं कि गाजीपुर में अगर लोकसभा उपचुनाव होता है तो वो अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है। सियासत में कब कौन किसके साथ कहां चला जाए यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कल तक समाजवादी पार्टी से तलाक तलाक कहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कबूल है कबूल है कबूल है कह रही है। पूर्वांचल में गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और 2 विधानसभा सीटें राजभर के पास हैं, जबकि गाजीपुर में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बीएसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने चुनाव हार गई थी। ऐसे में बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि इस सीट पर छड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए या कमल के निशान पर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास झंडा है, डंडा है, चुनाव निशान है और पर्याप्त जनसमर्थन हमारे पास भी है। और उसमें कुछ खबरें ऐसी बताई जा रही है कि भाजपा के सिंबल पर लड़ने की बातें हो रही है, तो ऑलरेडी हमारी पार्टी है, तो वहाँ सवाल ही नहीं है। दरअसल बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर गाजीपुर में चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी मसले पर 2019 में बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन टूटा था, लेकिन 24 के लिहाज से दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक और दया शंकर सिंह की जोड़ी ने राजभर को बीजेपी निशान पर लड़ने के लिए लगभग मना चुके हैं और बीजेपी हाईकमान इस चुनाव को राजभर वोटों के साथ सुभाषपा की परीक्षा के तौर पर देख रही है। इसके बाद राजभर के लोकसभा चुनाव में सीटों के दावों पर भी विचार होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इस उलटफेर से इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। यानी बीजेपी और एसबीएसपी में चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब दोस्ती में बदलने वाली है और इस पर मुहर 24 से पहले गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव से लगने वाली है, जिसमें बीजेपी राजभर के बेटे पर दांव चल सकती है। फिर समाजवादी पार्टी का इस सीट पर क्या स्टैंड होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना है।
न्यूज 18 के लिए अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की कमान एक बार फिर गुजराती के हाथ में होगी और इसके आस के प्रमाण तब और पुख्ता हो गए जब भूपेंद्र चौधरी ने गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से दिल्ली में मुलाकात की। और इसके बाद प्रदेश का नया प्रभारी कौन होगा, ये अटकल तेज हो गई है। दरअसल यूपी में बीजेपी के प्रभारी बदले जाएंगे और नए प्रभारी की रेस में नितिन पटेल सबसे आगे हैं। नितिन पटेल गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, तो वहीं प्रभारी की रेस में सीआर पाटिल का नाम भी शामिल है। वहीं अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि नितिन पटेल से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हो चुकी है और नितिन पटेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी गए थे। ऐसे में 24 के लिए बीजेपी नए प्रभारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली पर चढ़ाई के लिए बीजेपी संगठन में बदलाव किया जा रहा है। टीम चौधरी में नए नए चेहरों को शामिल करने की रणनीति बन रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द नया प्रभारी भी मिल सकता है। दरअसल देश में 350 सीटें और उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को उत्तर प्रदेश से काफी उम्मीदें हैं और इसी को देखते हुए अब नए प्रभारी की नियुक्ति होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब जल्द उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी के नाम का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो चर्चा में नाम है वह है नितिन पटेल का। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं नितिन पटेल और आला कमान के काफी करीबी माने जाते हैं। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है। पिछले दिनों नितिन पटेल की यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब यूपी में प्रभारी के बदले जाने को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। प्रभारी की रेस में सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान के नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। लेकिन इस बीच नितिन पटेल की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी का अमित शाह से मिलना और फिर नितिन पटेल से मिलने के बाद से माना जा रहा है कि नितिन पटेल डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने नितिन पटेल को लेकर मन बना लिया है और इस नाम की घोषणा जल्द ही होगी। गुजरात में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली थी। जीत का श्रेय नितिन पटेल को दिया गया था। पन्ना समिति के प्रयोग को धरातल पर उतारा था। ओबीसी वोटरों को साधने में नितिन पटेल माहिर हैं। बीजेपी को पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में पार्टी इस राज्य में रत्ती भर भी खतरा नहीं उठाना चाहती। इस क्रम में पार्टी की योजना साल 2014 की तरह ही सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने की है। तब पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटा वैसी और हिंदुत्व का दाव चला था। अब पार्टी की योजना इस सामाजिक समीकरण में हर वर्ग, हर बिरादरी को साधने की है और नया समीकरण तैयार करने के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से उनकी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नितिन पटेल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी हो सकते हैं। वहीं कई अन्य नामों पर भी चर्चाएं हैं। इनमें अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और सीआर पाटिल का भी नाम है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से इसके विरोध की बात कही है और इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ यूसीसी के समर्थन में एक देश एक कानून के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। यानी जब देश में सबके लिए कानून एक समान तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान, ये बड़ा सवाल है। और दरअसल AIM-PLB ने दलील दी है कि देश में यूसीसी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही सांस्कृतिक आजादी में दखलंदाजी का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूसीसी से हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश हो रही है और ऐसे में लॉ कमीशन के सामने विरोध दर्ज करवाया जा रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुल्क में जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानून पर परेशान क्यों है।
हिंदू हो या मुसलमान, देश में सबके लिए कानून एक समान। लेकिन इस समानता के खिलाफ विरोध की आवाज और तेज हो गई है। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है। कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं लोग और देश में एक बार फिर से कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की जरूरतों को समझते हुए और देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने की नीयत से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, वो आज देश की जरूरत है। और देश का आम नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय पे उनके साथ खड़ा है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसके ऊपर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैक टू बैक 2 बैठकें की और यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की है। बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड वाला एक लेटर भी जारी किया है। सियासतदानों के साथ ही लोगों से विरोध में समर्थन मांगा है। बोर्ड ने कहा कि देश में यूसीसी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, संस्कृतियों की स्वतंत्रता से दखल अंदाजी ठीक नहीं, लॉ कमीशन के सामने विरोध दर्ज करवाया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और न सिर्फ ही की आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और उसे संसद में उठाने की प्लानिंग भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी एक देश एक कानून के पक्ष में लोगों को एकजुट होने की अपील कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही देश में समान नागरिक संहिता की पक्षधर रही है। उसी अनुक्रम में अब वक्त आ गया है देश को बहुत तेजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। 2047 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बहुत ही आवश्यकता है और बहुसंख्यक लोग, ज्यादातर लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक समान कानून हो। यूसीसी अगर अधिकांश लोगों के हितों की रक्षा के लिए है, अधिकांश लोगों के लिए उचित है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब अगर कोई उनका विरोध करता है, वो लोग जिनके पास जनाधार नहीं है, जिनके साथ जनमत नहीं है, जिनके साथ लोग नहीं है, तो उनका धर्म में विरोध करना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है, जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बच्चे देश का भविष्य और इसी भविष्य को संवारने के लिए यूपी सरकार हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। पहले स्माइल योजना और अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। इस बार सीएम योगी ने 102 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया। सामान्य बच्चों की तरह समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब और लाचार बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया है। लखनऊ की तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। वैसे भी सीएम योगी का बच्चों के प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए यूपी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत लखनऊ में 102 बच्चों को चिन्हित करके
उन्हें भिक्षावृत्ति के काम से मुक्त कराया गया। इन्हें सरकार की कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सीएम योगी ने बच्चों को भिक्षावृत्ति मुक्त प्रमाण पत्र के साथ ही शैक्षिक किट भी दिया। कोरोना या फिर उसके बाद की बीमारी ने जब अपनों को छीना तो सरकार ने सहारा दिया। कोरोना के कारण जो मौतें हुई उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है। लेकिन अन्य बीमारियों से भी उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। इस कार्य के लिए सीएम योगी ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि भिक्षा प्राचीन काल के भारत के काम की परंपरा थी, लेकिन अब ये व्यवसाय के साथ जुड़ा तो खतरनाक हो गया। बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए योजनाओं के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्हें गिरोह विकलांग बनाकर भिक्षा मंगवाते हैं। बच्चों के मन में उत्साह और तमन्ना है, जज्बा है, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम प्रशासन और संस्थाएं कर रही हैं। यूपी में तो 2017 से अब तक सर्वे कराकर 1,91,00,000 बच्चों का योजना का लाभ दिया गया। जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माता पिता तलाकशुदा हैं, माता पिता या परिवार के मुखिया जेल में हैं। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके तहत आने वाले इन सभी बच्चों को 18 साल की उम्र तक सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि सामान्य बच्चों की तरह ऐसे बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शिक्षित किया जाए और उन्हें दोबारा भिक्षावृत्ति की ओर जाने से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में आजादी से पहले अंग्रेजों ने कई कानून लागू किए थे। उनमें से कई कानूनों का इस्तेमाल अब नहीं होता। योगी सरकार ऐसे कानूनों को हटाने की तैयारी में है और उन कानूनों को खत्म करने के लिए राज्य विधि आयोग से सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही विभागों से लेटर लिखकर कहा गया है कि अगर कानून लागू रखना है तो उसके लिए ठोस कारण देना होगा और अगर कानून को खत्म करना है तो उसके लिए भी सहमति देनी होगी। यूपी में करीब 40 विभागों में आजादी से पहले के कई कानून ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है, जो बेजान हो चुके हैं। और अंग्रेजों के जमाने के 138 कानून हैं जो अब भी लागू हैं, यानी कि जिनका इंप्लीमेंटेशन भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन वो कानून अभी भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनका कोई औचित्य नहीं है। अब जिसे खत्म करने के लिए सभी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर राय मांगी गई है। अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म करने की तैयारी है। सरकार की ओर से पुराने कानूनों को समाप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसे लेकर विधि आयोग से राय मांगी गई है। जो कानून उपयोग में नहीं है उन्हें समाप्त किया जाना है। अंग्रेजों के जमाने के 138 कानूनों को योगी सरकार रद्द करने जा रही है। इस संबंध में विधायी विभाग ने राज्य विधि आयोग को प्रस्ताव भेजा है और सुझाव मांगे हैं कि आखिर इन कानूनों का क्या जरूरत है और ये अगर निष्प्रयोज्य कानून है तो इनको रद्द क्यों न किया जाए। यही नहीं, जिन 40 विभागों में ये कानून लागू हैं, इन विभागों के प्रमुख सचिवों से भी राय मांगी गई है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। स्टेशन को रीडेवलप कर उसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका मॉडल सामने आया है। 498 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने के बाद
स्टेशन का नजारा इस तस्वीर की तरह होगा। स्टेशन पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर आएंगे। इस दौरान स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा बन जाएगा अब गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार रेलवे का महकमा तमाम रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने के लिए प्रयासरत है। हमने देखा कि वाराणसी का रेलवे स्टेशन कितना भव्य और दिव्य तैयार हुआ है। अब ऐसे ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी रूप आपको बदला हुआ नजर आएगा और कुछ इस तरह का गोरखपुर का रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ेगा।